हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा चैप्टर 9 हरित अर्थशास्त्र। इसमें हम देखेंगे हरित अर्थशास्त्र आखिर है क्या। हरित अर्थशास्त्र आर्थिक विकास के बाद वायु, जल और भूमि प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय लागतों ने मानव और समाज कल्याण पर दबाव डाला। इससे आर्थिक विकास को गैर स्थायी बना दिया, क्योंकि इसने प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी आने लगी थी। इसने क्या किया था, आर्थिक विकास को गैर स्थायी बना दिया था और इसी कारण प्राकृतिक संसाधनों को समाप्ति होने लगी थी, या ये मान ले कि समाप्ति कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी आने लगी थी। हरित अर्थशास्त्र का सिद्धांत स्थिरता के मुद्दे पर जोर देता है और मनुष्य एवं प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की सलाह देता है। जो हरित अर्थशास्त्र है, इसका सिद्धांत स्थिरता के मुद्दों पर जोर देता है। किसके? स्थिरता के मुद्दों पर। और मनुष्य एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य संबंधों की सलाह देता है। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कोई व्यक्ति है जिसने एक फैक्ट्री लगाई, जिससे क्या लोगों को रोज़गार मिला। फैक्ट्री लगाई एक कार की। कार क्या है? इलेक्ट्रिक, और कार भी इलेक्ट्रिक कार बनाने की फैक्ट्री है। अब इस इलेक्ट्रिक कार है, इस कार से प्रदूषण भी नहीं होगा और धुआं भी नहीं होगी, जिससे कि प्रकृति में को नुकसान नहीं होगा। अब यही व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहता है। इसे अगर हम यूँ समझें, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी है कौन कौन सी, तो जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली चीज़ें, सोलर एनर्जी से चलने वाली चीज़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब आ जाएगी ग्रीन इकोनॉमी में। ये विकास का टिकाऊ मॉडल है। जो ग्रीन इकोनॉमी है, ये विकास का टिकाऊ मॉडल है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति और मनुष्य के बीच में सामंजस्य बनाए रखता है। वर्तमान में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें तो वर्तमान में ये नितिन गडकरी सर के पास में ये अभी मौजूद है। कृषि के क्षेत्र में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे कि भारत में हरित क्रांति, जिसने कृषि के व्यवसायीकरण के कारण भूमि को खराब कर दिया। भूजल ओवरड्राफ्ट द्वारा सिंचाई, जहां छोटे और बड़े बांधों के असमान मिश्रण से वनों की कटाई से पर्यावरण में गिरावट आई है। जीवाश्म ईंधन से प्रेरित औद्योगिक विकास, जो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीयकरण, ऊष्मीकरण का कारण बनता है। दासगुप्ता समीक्षा। तो ये जो दासगुप्ता समीक्षा थी, इसके अनुसार 2019 में यूके सरकार द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्री पार्थ दासगुप्ता को जैव विविधता के अर्थशास्त्र पर वैश्विक समीक्षा की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया था। ये थी द इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ दासगुप्ता रिव्यू। ये 2021 में प्रकाशित हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक पूंजी, जो लंबे समय से आर्थिक विकास से उपेक्षित है, उसे एक संपत्ति जैसे कि निर्मित सामान और मानव पूंजी के रूप में देखा जाना चाहिए। एक समीक्षा के अनुसार 1992 और 2014 के बीच निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति प्रति व्यक्ति 2 गुना वृद्धि आई है। जो एक समीक्षा है, उसके अनुसार 1992 और 2014 के बीच निर्मित जितनी भी वस्तुएं थी और सेवाएं थी, उनमें प्रति व्यक्ति 2 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। मानव पूंजी जैसे ज्ञान, स्वास्थ्य और कौशल प्रति व्यक्ति 17% बढ़ी, जिससे प्राकृतिक पूंजी जैसे कि जंगल, झील आदि प्रति व्यक्ति 40% तक घट गई। यानी कि जो मानव पूंजी थी, जिसमें ज्ञान, स्वास्थ्य और कौशल था, ये प्रति व्यक्ति 17% की बढ़ोतरी पाई गई,
और जो प्राकृतिक पूंजी थी जिसमें जंगल, झील, ये प्रति व्यक्ति 40% तक घट गई। संक्षेप में प्रकृति से अलग होने के बजाय, संक्षेप में कहे तो प्रकृति से अलग होने की बजाय जैसा कि लंबे समय से मुख्य विचार रहा है, जैसा कि लंबे समय से जो मुख्य विचार रहा है और ये रिपोर्टों में भी दावा किया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रकृति पर निर्भर है और अंतर्निहित है। इस प्रतिवेदन में 3 परिवर्तनों का निम्नलिखित रूप से समर्थन किया गया है। जो 3 प्रमुख परिवर्तन थे उनका समर्थन किया है दासगुप्ता जी ने। तो दासगुप्ता जी ने सबसे पहले जो 3 परिवर्तनों में से जो सबसे पहले वाला जो परिवर्तन था उसमें उन्होंने कहा है कि प्रकृति की आपूर्ति को वर्तमान स्तरों के सापेक्ष बढ़ाया जाना चाहिए। जो प्रकृति की आपूर्ति को वर्तमान स्तरों के सापेक्ष बढ़ाया जाना चाहिए और प्रकृति पर मानवता की मांग प्रकृति की आपूर्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो प्रकृति है उस पर जो मानवता की मांग है वह आपूर्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि चूंकि सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है वह प्राकृतिक संपत्ति मूल्यह्रास में विचार नहीं करता, इसलिए प्राकृतिक पूंजी का राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों में प्रक्षेपण किया जाना चाहिए। जो जीडीपी है उसका प्राकृतिक संपत्ति में जो मूल्यह्रास हो रहा है उसमें विचार नहीं करते हैं, तो इसलिए ये जो प्राकृतिक पूंजी है इसका राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों में प्रक्षेपण किया जाना चाहिए कि हाँ हमने इतना विकास किया है तो इतने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, इतने पेड़ कटे हैं, तो इनका एक राष्ट्रीय लेखा होना चाहिए जिसमें प्रक्षेपण किया जाना चाहिए। तीसरा है, जो तीसरी बात इनकी थी वो थी शिक्षा कार्यक्रमों में पर्यावरण जागरूकता शुरू की जानी चाहिए। जितने भी जो भी शिक्षा कार्यक्रम है, स्कूलिंग है, उसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता की जानी चाहिए और वित्तीय संस्थानों को बदलना चाहिए। जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उनको बदल देना चाहिए। इसी के साथ में हमारा ये हरित अर्थव्यवस्था का टॉपिक समाप्त होता है और कल हम बात करेंगे हमारे सिलेबस में जो मैंने दूसरा टॉपिक लिखवाया था, भारत का आर्थिक इतिहास आज़ादी से अब तक, वही सेकंड टॉपिक हम शुरू करेंगे। उसमें हम सबसे पहले जो उसका चैप्टर है उसकी बात करेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर 1951 से 17 तक, जो प्लान एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट था उसकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।